गाइस क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज। यदि आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और किसी ऐसी बुक की तलाश में हैं जो आपको बाइलिंगुअल मिले, मतलब वो बुक आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी गई हो, तो दोस्तों हम लोगों ने एक बुक को पब्लिश कराया है जिसका नाम है पेनेशिया, ए कॉम्प्रिहेंसिव बुक फॉर टीजीटी इंग्लिश। ये एक लिटरेचर की बुक है। इसके अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मटेरियल मिलेगा। ये बुक आपको फिलहाल फ्लिपकार्ट पर मिलेगी, लेकिन कुछ दिन बाद ये आप लोगों को अमेजोन पर भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान रखें कि एक लिटरेचर की बुक है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी गई है। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक पोयम को जिसका नाम है सी ड्वेल्थ अमोंग द अनट्रोडन वेज। ये पोयम जो है लूसी सीरीज जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, एक सीरीज का नाम है लूसी सीरीज जिसे हम जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। उसके अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ ने 5 पोयम्स को लिखा था। ये पोयम जो है उस सीरीज की सेकंड पोयम है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। एक पोयम मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ, तो इस वीडियो में हम इस पोयम को अच्छी तरह से समझेंगे। बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हम हर बार करते हैं कि जब भी हम कोई पोयम को डिस्कस करते हैं उसके की फैक्ट्स को समझते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को इस तरह से पोयम को समझाना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन छूटे ना, आप उसे अच्छी तरह से करके आए। सी ड्वेल्थ अमोंग द अनट्रोडन वेज जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, ये लिखी गई है एक बैलेड फॉर्म में। जिस तरह से देखिए सोनेट का एक साइज होता है, सोनेट एक 14 लाइन की पोयम होती है, तो बैलेड का कोई भी साइज नहीं होता। बैलेड छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर आप लोगों को एक स्टोरी सुनने के लिए मिलेगी। तो इस पोयम के अंदर भी सी ड्वेल्थ अमोंग द अनट्रोडन वेज के अंदर भी आप लोगों को एक स्टोरी सुनने के लिए मिलेगी और वो लूसी की स्टोरी है। ठीक है, और कैसी स्टोरी है वो लिखी हुई, किस टोन में, मॉर्नफुल टोन में स्टोरी लिखी हुई है। इसीलिए इस पोयम के अंदर हमें एलिजी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स देखने के लिए इस पोयम के अंदर मिलेंगे। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना कि इस पोयम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने बैलेड फॉर्म में लिखा है और इस पोयम को हम एक एलेजी की तरह कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोयम के अंदर 12 लाइन इस्तेमाल की हैं। 12 लाइन में इस पोयम को लिखा है और डिवाइड किया है उसे 3 स्टैंजास के अंदर, और 3 स्टैंजा जो है वो 4-4 लाइनों के हैं। अब एक और चीज, जो बैलेड लिखी जाती है वो 4 लाइन के स्टैंजा में लिखी जाती है। एक चीज यहां पर आप ध्यान रखना कि जो 4 लाइन्स का स्टैंजा होता है हम उसे क्वाट्रेन बोलते हैं। इसीलिए जो बैलेड है वो 4 लाइन के स्टैंजा में लिखी जाती है, इसीलिए 4 लाइन के स्टैंजा को हम बैलेड स्टैंजा भी कहते हैं। क्वाट्रेन तो कहते ही हैं, साथ में उसे बैलेड स्टैंजा भी कहते हैं। सी ड्वेल्थ अमोंग द अनट्रोडन वेज जो पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, इसकी राइमिंग स्कीम AB CD EF इस पोयम की राइमिंग स्कीम है। इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ ने, देखिए मैं एक चीज यहां पर ऐड कर देता हूं, जो लूसी सीरीज है विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1798 में लिखना स्टार्ट किया था और 1801 में उसे कंप्लीट कर दिया था। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने सी ड्वेल्थ अमोंग द अनट्रोडन वेज को 1798 में लिखा था और लिरिकल बैलेड्स के सेकंड एडिशन जो 1800 में आया था इसके अंदर पब्लिश कराया था। आई होप ये सारे के सारे की फैक्ट्स आप लोगों को समझ में आए हैं। बढ़ते हैं आगे, और ये है इसका पहला स्टैंजा जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। She dwelt among the untrodden ways, beside the springs of Dove, a maid whom there were none to praise and very few to love। देखिए पहला स्टैंजा ये आप लोगों के सामने है। मैं पहले इसमें से कुछ वर्ड्स आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर ड्वेल्थ शब्द का इस्तेमाल हुआ है और ये सेकंड फॉर्म है किसकी, ड्वेल की सेकंड फॉर्म है। ड्वेल का मतलब होता है कहीं पर रहना। तो सी कौन है यहां पर, देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने अभी तो इसका नाम नहीं बताया है, लेकिन लूसी ये है। आगे चल के पोयम में हम लोगों को पता चलेगा कि ये सी जो है ये लूसी है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं सी ड्वेल्थ, वो रहती थी अमोंग द अनट्रोडन वेज। अब अनट्रोडन क्या होता है,
अनट्रोडन होता है ऐसे रास्ते जो लेस ट्रेवल्ड होते हैं, जिन पे लोग कम आते जाते हैं। तो लूसी ऐसी जगह पर रहती थी जहां पर लोग कम रहते थे और वहां पर विजिटर्स भी नहीं जाते थे। तो लूसी ऐसे लोगों से कभी मिल ही नहीं पाई, कभी लोगों के बीच में नोटिस ही नहीं हो पाई। ठीक है, तो क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वो ऐसी जगह पर रहती थी जो रास्ते लेस ट्रेवल्ड थे, वहां पर लोग आते जाते नहीं थे। और वो कैसी जगह थी? बिसाइड द स्प्रिंग्स ऑफ डोव। अब ये डोव क्या है? ये एक नदी का नाम है इंग्लैंड की, और ये नदी जो है इंग्लैंड में है, जिसके पास लूसी रहती थी। ए मेड, अब ए मेड जो यहां पर है, ए मेड जो है ये ऐसी लड़की के लिए इस्तेमाल किया गया है यहां पर जो एक कुंवारी होती है, मतलब जिसकी शादी नहीं होती, जो खूबसूरत है लेकिन कुंवारी है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं जो लूसी है वो ए मेड है, यानी कुंवारी लड़की है। whom there were none to praise, और बहुत ही सुंदर लड़की है लेकिन उसे प्रेस करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं है। नन टू प्रेस का मतलब है जहां पर लूसी रहती है तो वो वहां पर ज्यादा लोग नहीं रहते, और वो रास्ते भी कैसे हैं? अनट्रोडन है, जहां पर लोग ज्यादा यात्रा नहीं करते हैं। तो लूसी की सुंदरता जो है उसको कोई नोटिस नहीं कर पाता। लूसी की सुंदरता जो है वो अननोटिस्ड रह जाती है। उसको कभी इतनी प्रशंसा मिल ही नहीं पाई जितनी उसे मिलनी चाहिए थी। एंड वेरी फ्यू टू लव, अब लूसी को कोई जानता ही नहीं है तो उसे प्यार कौन करेगा? तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो लूसी को प्यार करते हैं। आई होप ये पहला स्टेंजा आप लोगों की समझ में आया है। बढ़ते हैं दूसरे स्टेंजा की तरफ। ए वायलेट बाय ए मोसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई, फेयर एज ए स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई। बहुत ही अच्छा स्टेंजा है। देखिए यहां पर जो वायलेट है ये एक फ्लावर का नाम है, मतलब एक फूल का नाम है। मैं आप लोगों को ये फूल दिखा देता हूं। इस तरह का जो फूल होता है इसे हम वायलेट के नाम से जानते हैं। तो यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं ए वायलेट बाय ए मोसी स्टोन। मोसी स्टोन का मतलब होता है देखिए पत्थर, और कैसा पत्थर? मोसी। मोसी मतलब जिस पर काई लगी हुई हो। देखिए इस तरह का काई भी एक जो होती है वो घास टाइप की होती है, वो किसी भी चीज पर लग जाती है तो उसे हरा कर देती है। तो पत्थरों पर यहां पर काई लगी हुई है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो वायलेट है, जो फूल है, ये जो उगे हुए हैं, कहां पर उगे हुए हैं? जो मोसी स्टोन है, पत्थरों, जो काई लगे हुए पत्थर है उनके पीछे उगे हुए हैं, इसीलिए इन्हें कोई देख नहीं पाता। यहां पर जो आई है ये लोगों की निगाह के लिए यूज हुआ है, और इन पत्थरों के पीछे जो वायलेट फ्लावर उगे हुए हैं इन्हें कोई नोटिस नहीं कर पाता, ये अननोटिस रह जाते हैं। तो पहली लाइन में विलियम वर्ड्सवर्थ ने फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया है, कौन सा? मेटाफर, और वायलेट फ्लावर की तुलना करते हैं लूसी से, और कहते हैं कि जिस तरह से वायलेट का फूल जो है, जो मोसी स्टोन के पीछे उगते हैं, उनको कोई नोटिस नहीं कर पाता, लोग उन्हें देख नहीं पाते, उनकी सुंदरता जो है वो अननोटिस्ड रह जाती है। उसी तरह से लूसी की ब्यूटी भी है, वह बहुत सुंदर होने के बावजूद भी इतनी तारीफ उसे कभी नहीं मिलती, लोग उसे नोटिस ही नहीं कर पाते, उसकी सुंदरता भी अननोटिस्ड रह जाती है। तो पहली लाइन में यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने मेटाफोर का इस्तेमाल किया है, फेयर एज ए स्टार। और देखिए यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बार फिर से फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया है जिसका नाम है सिमिली। अब वो किससे कंपेयर कर रहे हैं? लूसी को एक स्टार से कंपेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लूसी जो है इतनी सुंदर है जितना एक स्टार होता है, व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई, और जिसे सिर्फ तभी नोटिस किया जा सकता है जब वो सिर्फ स्काई में अकेला हो। देखिए स्काई में बहुत सारे तारे होते हैं, हर तारे पर हमारी निगाह नहीं जाती, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर तारे को देखना हो या तो सारे तारे ढकने पड़ेंगे, या फिर लोगों की निगाह उस पर तभी जाएगी जब सारे आसमान में घटा होगी और सिर्फ एक तारा चमकेगा। तो लूसी भी उसी तरह से है। मैं आपको इमेज के माध्यम से इसे समझा देता हूं। देखिए मान लीजिए ये आसमान है, और यहां पर आसमान में सारे तारे जो हैं वो घटा की वजह से छिपे हुए हैं। तो आपने देखा होगा चंद्रमा के पास में एक तारा निकला हुआ होता है, उस पर हमारी निगाह तभी जाती है जब आसमान के बाकी तारे आसमान में नहीं चमक रहे होते हैं। तो लूसी भी उसी तरह से है, उसी स्टार के पास, जो ये चंद्रमा के पास तारा निकला हुआ है, उस पर हमारी निगाह तभी जाती है जब आसमान में बाकी तारे नहीं निकले होते। तो लूसी भी उसी तरह से है कि लोग वहां ट्रेवल नहीं करते, लोग आते जाते नहीं हैं, और उनके पास देखने के लिए ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो लूसी की जो ब्यूटी है वो अननोटिस्ड
रह जाती है। आई होप ये स्टैंजा भी आप लोगों को समझ में आया है। बढ़ते हैं आगे, ये है तीसरा स्टैंजा। देखिए यहां पर मैंने एक इमेज लगाई है जो लूसी की इमेज है। ये लूसी की इमेज है क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने हमें नहीं बताया है कि लूसी कौन है। लूसी उनकी बेटी है, लूसी उनकी वाइफ है, लूसी उनकी बहन है, लूसी उनकी बिलव्ड है। उन्होंने कुछ नहीं बताया है हमें लूसी के बारे में, सिर्फ एक नाम दे दिया है। तो मैंने यहां पर बिलव्ड कंसीडर किया है लूसी को और एक इमेज यहां पर लगा दी है। सी लिव्ड अननोन। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जब तक लूसी जीवित रही वो कैसी रही, अननोन रही, उसे लोग नहीं जान पाए, उसे लोग देख ही नहीं पाए, नोटिस नहीं कर पाए। वो जब तक जीवित रही लोगों के लिए वो अज्ञात रही। एंड फ्यू कुड नो व्हेन लूसी सीज टू बी। और यहां पर इन लाइन का, यहां से लेके इस लाइन का मतलब है कि लूसी को सिर्फ कुछ ही लोग जान पाए और अब लूसी जो है क्या हो चुकी है, सीज्ड हो चुकी है, मतलब वो मर चुकी है। मरने से पहले भी लूसी को बहुत लोग नहीं जान पाए। देयर वर ओनली फ्यू पीपल हु कुड नो लूसी। उसको बस बहुत कम लोग जान पाए। बट सी इज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी। यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि अब लूसी मर चुकी है और कहां पर है, अपनी कब्र में है। एंड ओ का मतलब है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं उनको बड़ा सदमा लगा है लूसी की डेथ का। लोग उसकी ब्यूटी को नोटिस नहीं कर पाए लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ तो देखते थे उसको। द डिफरेंस टू मी, द डिफरेंस टू मी का मतलब है कि लूसी की डेथ का पोएट के ऊपर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा है। बहुत भावनात्मक जो दुख है उनको हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ को। आई होप ये पोएम आप लोगों को समझ में आई है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।